हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। चलिए देखते हैं आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में हमारे लायक काम की खबरें कौन कौन सी रही। तो 15th फाइनेंस कमीशन से स्टार्ट करते हैं। उनका एक फर्स्ट सेकंड उन्होंने अपने कुछ सुझाव दिए हैं और उसका फाइनल रिपोर्ट भी जल्दी ही पब्लिश होने वाला है। तो उन्होंने अपने फर्स्ट रिपोर्ट में ऐसा बोला था कि जो भी हमारे म्यूनसिपैलिटीज़ है उन्हें अपग्रेड करने की ज़रूरत है और उनको हायर पोर्शन ऑफ टैक्स देने की ज़रूरत है ताकि वो अपने एरिया में जितनी भी सुविधाएँ होती हैं, चाहे वाटर सप्लाई हो, इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, ये सारी चीज़ें और अच्छे से कर सकें। तो 15th फाइनेंस कमीशन इस पे अपने आप वो हिंट दे रहा है कि वो इनमें इंक्रीज़ करने वाला है जो भी टैक्स का पैसा म्युनिसिपैलिटीज़ को मिलता है। अराउंड 30 टू 40% इंक्रीज़ करने की बात हो रही है। तो हमारे पास इंडिया में करीब 3900 कुछ म्युनिसिपैलिटीज़ है और ये भी बात हो रही है कि वो म्युनिसिपैलिटीज़ का जो के लिए एक कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाएंगे फॉर पैन इंडिया। तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ होने वाली है। और लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर ये उन्हीं म्युनिसिपैलिटीज़ को हायर टैक्स का पोर्शन देंगी जो एनुअली 2 रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगी। पहला तो आपको ऑडिटेड अपना अकाउंट का डिटेल्स, एक्सपेंडिचर का डिटेल्स ऑडिट करके फिर आपको पब्लिश करना होगा। दूसरा आपको फ्लोर रेट्स फॉर प्रॉपर्टी टैक्स का भी रिपोर्ट एनुअली पब्लिश करना होगा। तो ये 2 कंपल्शन म्युनिसिपैलिटीज़ को दिए हैं फाइनेंस कमीशन ने। और फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करें तो ये जैसे हमारा फेडरलिज्म होता है जिसमें फेडरलिज्म का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो उसी तरीके से फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे स्टैब्लिश की जाती है और इनका काम होता है वर्टिकल डिवीजन ऑफ मनी कि हर डिवीजन को, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको कितना कितना पैसा टैक्स का कितना कितना पैसा मिलेगा, इन सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होगी, ये सारी चीज़ें फाइनेंस कमीशन डिसाइड करती है। फाइनेंस कमीशन में आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट के ऑर्डर्स पे ही स्टैब्लिश किए जाते हैं। और फिलहाल हमारा 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है जिसके हेड हैं एन के सिंह। तो ये बात रही पहली चीज़। और दूसरी एक जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से एक एक न्यूज़ और थी कि जितने भी हमारे फाइल्स पड़े हुए हैं, जितने भी ये कोरोना के टाइम में जितने भी फाइल्स पड़े हुए थे उन्हें सैनिटाइज करने के लिए एक बहुत ही महंगी मशीन्स गवर्नमेंट द्वारा खरीदी गई। फिर वो प्रोक्योरमेंट के बाद अब वो ये चीज़ बोला जा रहा है कि भैया ये जब कोरोना ख़त्म हो जाएगा फिर इतनी महंगी मशीन्स का करेंगे क्या, जिसमें इंफ्रा से बैक्टीरियाज को और वायरसेस को किल किया जाता था। मशीन्स में डॉक्यूमेंट्स डाले जाते थे, फिर मशीन्स को ऑन किया जाता था, फिर इंफ्रारेड से उनके वायरसेस को उन्हें सैनिटाइज किया जाता था, फिर वो बाहर उन्हें रखा जाता था। तो अब ऐसा बोल रहे हैं कि अब क्या करेंगे जब ये ख़त्म हो जाएगा कोरोना, तो वो सारा तो वेस्टेज ऑफ मनी है। तो एक पैन इंडिया डॉक्यूमेंट, एक पैन इंडिया लॉकर जैसा या क्लाउड स्टोरेज जैसा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डिजिटल स्टोरेज बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इन जैसे खर्चों से बचा जा सके और उससे फिर एक्सेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये साइंस एंड टेक से भी एक न्यूज़ थोड़ा रिलेट हो गया। पॉलिटी से दूसरी न्यूज़ थी कि हिंदू में ये आर्टिकल है कि आपका जो हेल्थ है वो हेल्थ इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं। तो उसमें स्पेसिफिक उन्होंने चाइल्ड मदर केयर को लेकर इंडिया में जो हेल्थ केयर सिस्टम में इश्यूज है उनको दिखाया है। बिहार बहुत ज़्यादा पुअर परफॉर्म कर रहा है, केरला का बहुत अच्छा इंडिकेटर दिखाया गया है। खैर उन्होंने ये सारी चीज़ें बोली कि नॉर्दर्न स्टेट से अच्छा परफॉर्म कर सकती है अगर वो बहुत ही ज़्यादा रोबस्ट काम करे और ऐसे कुछ कैंप्स चलाए और कुछ प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग ड्राइव्स करे और ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। तो खैर कुछ काम का डाटा नहीं है एक टेबल के अलावा। चल पॉलिटी की न्यूज़ के अलावा अब इकोनॉमी के सेक्शन पे देखते हैं। तो केरला ने एक 1999 में एक फंड एस्टेब्लिश किया था जिसका नाम था केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड। तो केट डबल आई एफ बी ने क्या करा कि इन्होंने कुछ सोर्स ऑफ इनकम, एक्स्ट्रा गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम एक्सप्लोर करे। जैसे कि पहले सरकार ने इन्हें कुछ 2000 करोड़ के आसपास कुछ उस टाइम दिया और उसके बाद फिर कुछ परसेंट ऑफ मोटर टैक्स जो सरकार कलेक्ट करती थी, फ्यूल सेस जो सरकार कलेक्ट करती थी, उनमें से कुछ उन्हें दिया ताकि ये बोर्ड फिर चल सके। और इन्होंने फिर और बहुत सारे जैसे प्रवासी चिट्ठी करके एक
एक फंड चलाया जिसमें जो जितने भी केरलाइट्स जो बाहर रह रहे फॉरेनर्स है वो केरला में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम से इस फंड ने काम करना शुरू किया और इनका टारगेट था कि 2030 तक हम सब कुछ 50,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे केरला में। लेकिन अब जो हमारा ऑडिटर जनरल का कैग का रिपोर्ट आया उसने बोल दिया कि ये जो भी के आई एफ बी कर रही है ये सारा इलीगल है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। आर्टिकल 293 कॉन्स्टिट्यूशन का जताते हुए उन्होंने बोला कि जो भी हमारे यहाँ पे ये इंस्टीट्यूशंस बनते हैं और जो भी पैसे का जो भी लेन देन होता है वो उनके रिपोर्ट्स में दिखना चाहिए। पर क्योंकि के डबल आई एफ बी ने का जो भी ट्रांजैक्शन था वो गवर्नमेंट ने अपने एनुअल फाइनेंशियल डाटा में नहीं दिखाया है, इसलिए इसने जितने भी लेन देन करा है वो सारा गैर कानूनी है। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि जो हमारा आर्टिकल 293 है वो बोलता है कि आप जितने भी पैसों का लेन देन कर सकते हो वो इनर इंडिया का ही कर सकते हो और उसमें आप अपना जो जो गवर्नमेंट का फंड है उससे आप पैसे ले सकते हो उधार। लेकिन इसने अपने जितने भी पैसे करे वो सारे के सारे एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल सोर्स से करे और ये वाला और एफ के आई एफ बी को गवर्नमेंट ने किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में जताया भी नहीं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं ऐसा कहना है कैग का, लेकिन केरला गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें को खारिज किया और बोला है कि इसके बेनिफिट्स नहीं देख रही है कैग और सेंट्रल गवर्नमेंट। खैर हमारे लिए जानने का विषय यही था। इकोनॉमिक्स का दूसरा है कि इंश्योरेंस डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही पॉजिटिव एक डाटा पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि जो कोरोना के टाइम पे जितने भी इंश्योरेंस लिए गए थे वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहे हैं। करीब 42 लाख लोगों की उसने जान बचाई है और करीब 13,000 करोड़ का क्लेम अब तक दे चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इंश्योरेंस इंडिया में लिए नहीं जाते हैं। तो ये इकोनॉमी का जीएस से भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सब इंश्योरेंस को लेकर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें ये डाटा कोट कर सकते हैं। और ये इंडिया इंश्योरेंस की तरफ बढ़ता हुआ इंडिया के लोग इंश्योरेंस की तरफ इंडियंस बढ़ते हुए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। एनवायरनमेंट को लेकर एक न्यूज़ था कि इंडिया ने लगभग 7 दिन जनवरी में कोल्ड वेव एक्सपीरियंस किया। तो कोल्ड वेव क्यों बनती है? कोल्ड वेव ला लीना इफेक्ट होता है, जैसे एल नीनो तो बहुत सारे हम सब कई बार पढ़ चुके हैं। एक लाल नीला इफेक्ट होता है जिसमें कोल्ड वेव जनरेट होते हैं। एल नीनो और एल नीनो इसलिए जनरेट होता है। एल नीनो क्या होता है कि एक बहुत ही गर्म जेट स्ट्रीम होता है, हॉट जेट स्ट्रीम जो जो ओशन अपवेलिंग के वजह से प्रोड्यूस होती है। तो एल नीला इसका ऑपोजिट होता है, ये कोल्ड जेट स्ट्रीम होते हैं जो जो ओशन अपवेलिंग की वजह से ही प्रोड्यूस होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में हांगकांग ने एक स्पेशल वीज़ा अप्रूव किया है जिसमें उनके सिटीजन चाहे तो इंग्लैंड के सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो ये एक वन पॉइंटर में दूसरे काम मतलब यूपीएससी के लिए नहीं पर बाकी स्टेट एग्जामिनेशन के लिए वन पॉइंटर क्वेश्चन बन सकता है। किसने स्पेशल वीज़ा ऐसा किस देश ने स्पेशल वीज़ा दिया है अभी। एथिक्स में एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दिल्ली हाई कोर्ट ने एक एफआईआर को क्वॉश करने से मना कर दिया जिसमें जो विक्टिम के फादर थे उन्होंने बोला कि हम नेगोशिएट करना चाहते हैं एक्यूज्ड के साथ। और फिर लेकिन हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, अगर आप ऐसे क्राइम्स को नेगोशिएशन से आप हल कर दोगे तो ये प्रॉपर जस्टिस नहीं होगा। तो ये थोड़ा सोचने का विषय। और साइंस एंड टेक हम कवर कर चुके हैं जैसा बोल दिया मैंने। पर्सन एंड न्यूज़ में वियतनाम में न्यूगेन फू ट्रोंग थर्ड टाइम वहाँ के चीफ इलेक्ट हुए हैं और वहाँ पे डी फैक्टो चीफ इलेक्ट हुए हैं। डी फैक्टो का टर्म का मतलब होता है परमानेंट, एक टाइप का जो जो वहाँ पे हमेशा हमेशा कॉन्स्टिट्यूट रहे इरिस्पेक्टिव ऑफ सिचुएशंस।
तो ये आज दोनों न्यूज़पेपर से यही सारी खबरें थी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में। इसके अलावा कुछ काम की खबर मुझे तो नहीं मिली। अगर आपको कुछ मिस हो गया हो तो आप कमेंट में नीचे बता सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। थैंक यू।